नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में फिर से एक बार। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है विजय माल्या के ऊपर। ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की तरफ। 15 दिसंबर 2015 की रात गोवा के कैंडोलिम बीच पर मौजूद किंगफिशर विला में एक लश्करी पार्टी हो रही थी। एक तरफ इंटरनेशनल पॉप सिंगर एनरिक इग्लेसियस मजमा बांध रहे थे, तो दूसरी तरफ सोनू निगम गाना गा रहे थे कि तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। मौका था अपनी ग्लैमरस लाइफस्टाइल के लिए फेमस बिलियनर विजय माल्या के 60वें जन्मदिन का। किंगफिशर बियर से लेकर किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या की इस बर्थडे पार्टी में $2 मिलियन यानी कि 14 करोड़ रुपये से भी अधिक खर्च कर दिए जाते हैं। एक तरफ विजय माल्या देश और विदेश में अरबों की प्राइवेट संपत्ति खरीद रहे थे, प्राइवेट जेट और यॉट खरीद रहे थे, अरबों रुपये में खेल की टीमें खरीद रहे थे, तो दूसरी तरफ विजय माल्या ने अपने कर्मचारियों को महीनों का वेतन नहीं दिया, बैंकों से लिए कर्ज की ईएमआई नहीं भरी। गोवा में हो रही इस पार्टी को 3 महीने भी नहीं बीतते कि विजय माल्या भारत से ब्रिटेन भाग जाते हैं, वह भी बैंकों के 9,000 करोड़ का कर्ज चुकाए बिना। आखिर कैसे फोर्ब्स की बिलियनर लिस्ट में आने वाले विजय माल्या बैंक करप्ट हो जाते हैं? कैसे मई 2005 में शुरू हुई किंगफिशर एयरलाइंस 2000 आते आते फाइनेंशियली क्रैश कर जाती है? क्या है विजय माल्या केस की पूरी सच्चाई, जानेंगे आज के इस एपिसोड में। माल्या द्वारा किए जा रहे धन संपत्ति के इस नग्न प्रदर्शन की वजह से जन भावनाएं उनके खिलाफ हो जाती है। आरबीआई के तत्कालीन गवर्नर रघुराम राजन ने भी माल्या के खिलाफ बयान दिया। माल्या समझ गए कि लेट अबर अब उन पर कानूनी कार्यवाही होने वाली है। विजय माल्या को पहले ही एक थर्ड पर्सन ने टिप मिल चुकी थी कि उन्हें कभी भी जेल में डाला जा सकता है। इस वक्त विजय माल्या राज्यसभा सांसद में भी थे, इस कारण माल्या के पास डिप्लोमेट पासपोर्ट भी था। 2 मार्च 2016 के दिन माल्या ने बिना देरी किए उसी दिन फ्लाइट बुक की और जेट एयरवेज की लंदन जाने वाली फ्लाइट पकड़ ली। माल्या के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड पिंकी लालवानी भी थी। साथ में 7 बैग थी। साफ है कि माल्या किसी बिजनेस ट्रिप पर नहीं जा रहे थे, बल्कि लंबा निकलने वाले थे। लेकिन सवाल यह है कि सीबीआई ने माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ था, तो माल्या देश से बाहर भागने में कामयाब कैसे हुआ? आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हो ही नहीं सकता। फिर माल्या के साथ ऐसा क्या हुआ कि माल्या एयरपोर्ट अथॉरिटीज को चमका देकर ब्रिटेन भागने में कामयाब रहे? इसका जवाब आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विजय माल्या के साथ ऐसा हुआ क्या कि उनकी किंगफिशर एयरलाइंस कंपनी का दिवाला निकल गया? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। विजय माल्या के पिता विट्ठल माल्या भी एक बड़े उद्योगपति थे और भारत में शराब और बियर की दुनिया में एक बड़े ग्रुप यूनाइटेड ब्रूरीज ग्रुप के चेयरमैन थे, जिसमें कई बड़ी कंपनियां आती थी। साल 1983 में विट्ठल माल्या की मौत के बाद विजय माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन जाते हैं। इस वक्त विजय माल्या की उम्र मात्र 28 वर्ष थी। विजय माल्या के नेतृत्व में छोटी मोटी असफलताओं को छोड़ दे तो माल्या ने यूवीएल ग्रुप को काफ़ी आगे बढ़ाया, कॉरपोरेटर कल्चर को लागू किया, अच्छी और ट्रस्टवर्दी में टीम्स बनाया। माल्या की लीडरशिप में यूबी ग्रुप की यूनाइटेड स्पिरिट लिमिटेड शराब उद्योग की कंपनी दुनिया में की सबसे बड़ी दूसरे नंबर की कंपनी बन जाती है। यूबी ग्रुप की किंगफिशर बियर भारत में सबसे अधिक बिकने वाली बियर है। किंगफिशर बियर का मार्केट शेयर 50% से अधिक है। मतलब एक तरफ दुनिया भर की दूसरी बियर्स और एक तरफ किंगफिशर बियर। माल्या का काम करने का तरीका थोड़ा मॉडर्न था, क्विक डिसीजन लेना था, थिंक टैंक बनाना। और जब आगे माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन शुरू की तो माल्या के जहाज़ों में क्रू मेंबर कौन रहेंगे, एयर होस्टेज कौन बनेगी, उनका इंटरव्यू कोई और नहीं बल्कि खुद विजय माल्या करते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिर कैसे विजय माल्या ने यूबी ग्रुप को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। बर्गर पेंट कंपनी को खरीद लिया, मैंगलोर केमिकल्स जैसी बड़ी कंपनियां खरीद ली, द एशियन एज अखबार एक्वायर कर लिया। माल्या के नेतृत्व में यूबी ग्रुप में 60 करीब कंपनियां बन चुकी थी। एक तरफ माल्या ने यूबी ग्रुप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया और दूसरी कुछ ही सालों में यूबी ग्रुप की एनुअल
सेल 4 बिलियन यूएस डॉलर से 12 बिलियन यूएस डॉलर पहुंचा दी। किसी भी बिजनेस के आगे बढ़ने के लिए उसका सही मैनेजमेंट जरूरी है। उस वक्त तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आप एक छोटे से बिजनेस को भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। सारा बिजनेस डिसीजन मेंटेन करता है। अब आगे की कहानी। साल 2005 आते आते विजय माल्या को फोर्ब्स की टॉप 40 बिलियन इंडियन बिलियनर की लिस्ट में 28वें नंबर पर जगह बनाने में कामयाब हुए। साल 2005 में माल्या की संपत्ति 50 मिलियन डॉलर पहुंच जाती है। इस वक्त तक माल्या अपने बिजनेस को डाइवर्स करने का प्लान करने लगते हैं। दरअसल माल्या ब्रिटिश उद्योगपति रिचर्ड बेसन से प्रभावित थे, जिन्होंने अपने बिजनेस में विविधता लाने के लिए एयरलाइंस की प्लानिंग शुरू की थी। अब माल्या भी अपनी खुद की एयरलाइंस कंपनी शुरू करने की सोचने लगते हैं। इस तरह साल 2003 में माल्या ने अपनी मेन कंपनी यानी यूनाइटेड ब्रूरी की एक सहायक कंपनी के रूप में किंगफिशर एयरलाइंस को रजिस्टर करवा लिया। अगले 2 सालों में माल्या ने एयरबेस कंपनी ने से विमान खरीदे, एयर होस्टेस से लेकर पायलट सब रिक्रूट किए। इस तरह 9 मई 2005 के दिन विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत कर दी। पहली फ्लाइट मुंबई से बेंगलोर के लिए लॉन्च की गई। पहली फ्लाइट में जाने वाले लोगों की केयर करने के लिए खुद माल्या भी ऑन बोर्ड मौजूद थे। विजय माल्या पर लिखी किताब किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ विजय माल्या में पत्रकार किंग सुख नाग लिखते हैं कि माल्या ने अपनी कोर टीम से कहा कि जाओ एक ग्रेट एयरलाइन ब्रांड बनाओ और पैसों और संसाधनों की कोई कमी नहीं रहेगी। जिस तरह लाइफ माल्या खुद जीते थे, माल्या किंगफिशर एयरलाइंस को भी उसी तरह ही की ब्रांड बनाना चाहते थे। मतलब फुल लग्जरी। बहुत से यात्री किंगफिशर एयरलाइंस को केवल इसीलिए बुक करते थे क्योंकि उन्होंने सुना होता था कि किंगफिशर एयरलाइंस की एयर होस्टेस यानी मॉडल्स जैसी दिखती हैं। भारत के अंदर चलने वाली डोमेस्टिक फ्लाइट में शराब अलाउ नहीं होती थी, लेकिन किंगफिशर ने अपने पैसेंजर्स के लिए एयरपोर्ट लॉन्च पर शराब ऑफर करना शुरू कर दिया। किंगफिशर एयरलाइंस के स्टाफ के कपड़े टॉप के डिजाइनर्स प्रसाद विद और मनोविराज खोसला के द्वारा डिज़ाइन किए गए। कुल मिलाकर माल्या की एयरलाइंस में इन फ्लाइट में एंटरटेनमेंट, हर सीट पर स्क्रीन, स्वादिष्ट खाना, बेहतरीन इंटीरियर, प्रीमियम वाइन्स और किसी भी यात्री को एक लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के लिए सब कुछ था। और रेट भी बाकी के जो फ्लाइट्स थी उनके बराबर या कम ही था। वही सुविधाएं बाकियों से बहुत ज़्यादा। फ्लाइट के टेक ऑफ होने पर माल्या की वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिखाई जाती थी, जिसमें माल्या अपने यात्रियों का स्वागत और धन्यवाद करते स्टाइल इन ट्रेवल दिए। एबास एयरक्राफ्ट इज इक्विप्ड with several unique features which I hope you will enjoy। माल्या ने अपने स्टाफ से पब्लिकली अनाउंस किया कि वे अपने यात्रियों को ऐसे डील करें जैसे वे माल्या के गेस्ट हैं, वे माल्या के घर आए हैं। लेकिन लग्जरियस एक्सपीरियंस देने के चक्कर में माल्या कई बड़ी गलतियां कर रहे थे और यही गलतियां आगे चलकर माल्या को और किंगफिशर एयरलाइंस के डूबने का बड़ा कारण बनती हैं। इनके बारे में आगे डिस्कस किया गया है। एयरलाइंस फील्ड में माल्या की एंट्री ने जेट एवरेज को चैलेंज करना शुरू कर दिया। माल्या के मन में था कि जल्द से जल्द देश में एयरलाइंस के सबसे बड़े प्लेयर बने किंगफिशर एयरलाइंस को अभी इंडिया के भीतर ही यानी डोमेस्टिक फ्लाइट चलाने की अनुमति थी। लेकिन माल्या चाहते थे कि वे बेंगलुरु जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता था, वहां से अमेरिका की ओरिजिनल सिलिकॉन वैली के लिए सीधे फ्लाइट शुरू करें। इसके अलावा माल्या को बेंगलुरु से लंदन की फ़्लाइट भी शुरू करनी थी, मगर समस्या ये थी कि सरकारी नियमों के अनुसार इंटरनेशनल फ़्लाइट चलाने का लाइसेंस लेने के लिए कंपनी को कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस अनिवार्य था। लेकिन माल्या वो बिजनेसमैन नहीं थे जिसे इंतज़ार पसंद हो। इसीलिए माल्या ने ऐसी कंपनी को ही खरीदने का प्लान बना लिया जो पहले से ही इंटरनेशनल फ़्लाइट चला रही हो या जो कुछ साल पुरानी हो। अगर ऐसी कंपनी को माल्या खरीद लेते तो माल्या को 5 साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए माल्या की नज़र सबसे पहले पड़ती है सुब्रता रॉय की सहारा एयरलाइंस पर। लेकिन जेट एवरेज के नरेश गोयल ने माल्या से पहले ही सहारा एयरलाइंस खरीद ली और इसे जेट लाइट में बदल दिया। मतलब जेट एयरलाइंस की सस्ती टिकट वाली फ़्लाइट में अब माल्या की नज़र पड़ती है एयर डेक्कन पर।
एयर डेक्कन की शुरुआत साल 2003 में हुई थी, जिसे कैप्टन जीआर गोपीनाथ ने शुरू किया था। जहां जेट एवरेज के और किंगफिशर एयरलाइंस महंगी फ्लाइट थी, वहीं एयर डेक्कन लो कॉस्ट कैरियर थी, जो भारत के शहरों को छोटे शहरों से जोड़ने पर केंद्रित थी। डेक्कन एयर की वजह से मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के लिए भी फ्लाइट लेना थोड़ा इजी था, अफोर्डेबल था। इस कारण एयर डेक्कन का पैसेंजर बेस बड़ा था। लेकिन समस्या यही थी कि भले ही पैसेंजर की संख्या बड़ी थी, लेकिन गोपीनाथ एयर डेक्कन को प्रॉफिटेबल नहीं बना पाए। यानी सस्ती टिकट्स के कारण रेवेन्यू जनरेट करना मुश्किल था, लेना मुश्किल था। इस कारण 1 अप्रैल 2005 और 30 जून 2006 के बीच 15 महीने की अवधि में ही एयर डेक्कन को 340 करोड़ का नुकसान हुआ। कैप्टन गोपीनाथ को जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो वे माल्या के प्रस्ताव पर मान गए। सितंबर 2008 आते आते किंगफिशर ने इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दी। माल्या ने प्रॉमिस किया कि लंबी दूरी की विदेश हवाई यात्रा को वो एकदम कंफर्टेबल बना देंगे। फर्स्ट क्लास में 18 डिग्री पर झुके फ्लैट बेड लगा दिए गए। हवाई जहाज में एक सेफ भी रखा गया। 5 वक्त के खाने की व्यवस्था की गई। यात्रा के दौरान मेरिनो वूल के कंबल से लेकर सेल्वाटोर के ट्रेवल टॉयलेटरी बैग भी और पजामे भी दिए जाते। शुरुआत में माल्या ने एयर डेक्कन की जो खूबी थी, यानी लो कॉस्ट कैरियर वाली सस्ती टिकटों वाली जो प्रथा थी, उसे जारी रखा। हालांकि एयर डेक्कन का कलर बदलकर किंगफिशर का रेड कलर कर दिया। कुछ दिन बाद डेक्कन एयर वाली सर्विसेज को किंगफिशर रेड नाम दिया गया। मतलब किंगफिशर की सस्ती फ्लाइट सेक्शन को किंगफिशर रेड करके अलग कर दिया गया। डेक्ड एयर और किंगफिशर के मेजर के बाद हवाई यात्रा का बड़ा मार्केट विजय माल्या के अंडर आ गए हम, जो उनका सपना था कि। लेकिन विजय माल्या सस्ते काम करने वाले लोगों में से नहीं थी। उनका मन लो कॉस्ट सर्विस में नहीं लगता, जहां एक तरफ कॉस्ट कटिंग करके एक बिजनेसमैन को ज़्यादा से ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने की कोशिश की जाती है, वहीं माल्या की जहां खर्च करने की चाहिए वहां रुपये खर्च करने की कोशिश करते थे। इससे कंपनी का खर्चा तो बढ़ जाता, लेकिन कंपनी इतना पैसा टिकटों के माध्यम से निकाल नहीं पाती थी। किंगफिशर द राइज एंड फॉल ऑफ द विजय माल्या किताब में पत्रकार किंग सुगनाग लिखते हैं कि एक किंगफिशर एम्प्लॉय ने उन्हें बताया कि वहाँ कोई कॉस्ट कंट्रोल नहीं था। बहुत सारा सामान वेस्टेज जा रहा था, उठाई गिरी हो रही थी। अगर आप मुंबई के फॉरकर मार्केट में जाएंगे तो आपको किंगफिशर की मार्किंग वाली चाकू, कांटे और चम्मच बिकते हुए मिल जाएंगे। बहुत सारा खाना वेस्टेज होता और खाने पीने की अनयूज बोतलें अगली फ्लाइट्स में यूज करने के बजाय ऐसे ही फेंकी दी जाती थी। बेंगलुरु बेस्ड एक सीए यानी कि शी शंकर फिशर एयरलाइंस अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कि आपकी शादी वाले दिन ससुराल के लोग आपको इतना अच्छा ट्रीट नहीं करेंगे जितना आपको किंगफिशर एयरलाइंस में किया जाएगा। अच्छी प्रीमियम सर्विस देने के लिए एक अच्छा बिजनेसमैन खुद आपसे अच्छे पैसे भी चार्ज करेगा, लेकिन किंगफिशर के मामले में ऐसा नहीं था। किंगफिशर एयरलाइन का किराया अन्य फ्लाइट्स की तरह ही था। यही कारण है कि अच्छी सर्विस देने के चक्कर में माल्या की किंगफिशर कंपनी कभी प्रॉफिट नहीं कमा सकी। इसमें भी माल्या ने एक और गलत डिसीजन लिया, ये कि 28 सितंबर 2011 के दिन माल्या ने किंगफिशर रेड के ऑपरेशन को बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें लो कॉस्ट सर्विस में मज़ा नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ स्पाइस जेट और इंडिगो जैसी कंपनियां लो बजट मार्केट में अपनी जगह बनाती जा रही थी। ये दोनों कंपनियां साल 2005 में और 6 में शुरू हुई थी, यानी किंगफिशर के बाद शुरू हुई थी। मार्केट में बने रहने के लिए किंगफिशर के द्वारा अन्य कंपनियों की तरह ही कपटिंग रेट पर ही टिकट दी जाती थी। लेकिन किंगफिशर कंपनी कॉस्ट कंट्रोल करने में असफल रही और यही किंगफिशर और माल्या के पूरे एम्पायर को डूबने का कारण बनता है। हालांकि माल्या के फेलियर में और भी बड़े कारक थे, जैसे कि सबसे बड़ा कारण था साल 2008 में आई ग्लोबल आर्थिक मंदी। 2008 में पूरी दुनिया में मंदी आई, पूरी दुनिया में मार्केट स्लो पड़ जाती है। एक तरफ पैसेंजर ग्रोथ रेट गिरने लगते हैं, लोगों की परचेसिंग पावर गिर जाती है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल फ्यूल प्राइस बढ़ जाते हैं। एविएशन टर्बाइन फ्यूल के रेट अचानक 23 पर तक बढ़ जाते हैं। टिकटों के दाम भी 25 से 30% बढ़ जाते हैं। इससे हवा यात्रियों की संख्या में अचानक भारी गिरावट आने लगती है।
जहां अन्य एयरलाइंस कंपनियों जैसे तैसे सांस ले रही थी, वहां हाई कॉस्ट और लो रेवेन्यू वाली किंगफिशर एयरलाइंस सबसे पहले औदे मुंह आके गिरती है। इस वक्त भी किंगफिशर के रेट बाकी फ्लाइट्स के मुकाबले कम थे। वहीं ग्लोबल मंदी के वक्त यानी 2008 और 9 में जहां जेट की टिकट के रेट अगर 6,190 थे, तो किंगफिशर के रेट मात्र मात्र 4,942। इसी तरह किंगफिशर की ऑपरेशनल कॉस्ट्स और ऑपरेशनल रेवेन्यू के बीच का गैप बहुत अधिक बढ़ जाता है। जैसे साल 2007 और 8 में किंगफिशर का खर्चा 3,510 करोड़ रुपये था, लेकिन इसके बदले कंपनी कितना कमा पाई? मात्र 2,890 करोड़ रुपये कमा सकी। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर में किंगफिशर रेड ने 2,810 करोड़ रुपये खर्च किए, मगर 1,550 करोड़ रुपये ही निकाल सकी। 1,000 करोड़ का घाटा, वो भी हर साल। किंगफिशर का भट्ठा बैठता तय था। ऊपर से ये सिर्फ ऑपरेशनल लॉस था, जबकि एयरलाइंस को इसके अलावा भी बहुत बड़ा लॉस हो रहा था। वो ऐसे कि किंगफिशर एयरलाइंस में लगाया हुआ पैसा माल्या का खुद का पैसा नहीं था, बल्कि सरकारी और प्राइवेट बैंकों से लिया हुआ कर्जा था। एक तरफ कंपनी हजार हजार करोड़ रुपये नुकसान को चला रही थी, तो दूसरी तरफ बैंक के 1,000 करोड़ रुपये के लोन पर सैकड़ों करोड़ रुपये की ब्याज बनती जा रही थी। इसी तरह किंगफिशर एयरलाइंस का लॉस और अधिक बढ़ता चला जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ माल्या एकदम चिल 28 अप्रैल 2000 के दिन विजय माल्या फ्यूल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं बचते। जिन सरकारी ऑयल कंपनियों से किंगफिशर फ्यूल भरवा रही थी, उनके 1,000 करोड़ का उधार भी किंगफिशर पर चढ़ गया था। किंगफिशर के पायलट और क्रू मेंबर्स को सैलरी देना बंद हो जाता है। बहुत से कर्मचारियों को अब बिना वेतन घर पर बैठना पड़ता जाता है। भारत में एयरपोर्ट्स का काम देखने वाले डीजीसीए ने किंगफिशर एयरलाइंस की स्पेशल ऑडिट का आदेश दे दिया कि कहीं किंगफिशर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से कस्टमर सेफ्टी कंप्रोमाइज़ ना हो जाए। साल 2005 से 2012 के बीच तब तक किंगफिशर चली, वह भी कभी ऑपरेशनल प्रॉफिट नहीं कमा सकी, सिवाय मार्च 2000 की एंडिंग वाले साल की। किंगफिशर के शेयर होल्डर को हमेशा नेगेटिव कमाई हुई, लॉस उठाना पड़ता। अंत 1 अक्टूबर 2012 के दिन विजय माल्या को किंगफिशर की डोमेस्टिक फ्लाइट को पूरी तरह से बंद करना पड़ जाता है। वही इंटरनेशनल फ्लाइट को अप्रैल 2010 में ही बंद कर दिया गया था। क्या आप कभी उड़ान भर पाएंगी? किंगफिशर एयरलाइंस कभी देश के आसमान पर राज करने वाली किंगफिशर एयरलाइंस अब जमीन पर आ चुकी है। जून 2007 और मार्च 2013 के बीच किंगफिशर का ऑपरेशनल लॉस करीब 6,000 करोड़ से ऊपर पहुंच चुका था, जबकि नेट लॉस करीब 14,000 करोड़ रुपये पहुंच चुका था। इसी तरह जिस किंगफिशर को किंग ऑफ द गुड टाइम्स विजय माल्या ने बेबी चाइल्ड की तरह पाला, वह माल्या की लापरवाही के चलते समय से पहले ही मारा गया। किंगफिशर के फेलियर के लिए माल्या ने हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल, हाई कॉस्ट ऑफ फंड्स, फेलिंग इंडियन रुपीस और हाई टैक्सेस को माना। माल्या को अब भी लग रहा था कि वह और अधिक पैसा लगाकर किंगफिशर एयरलाइन को जिंदा कर लेंगे, लेकिन माल्या की गड़बड़ी के चलते किंगफिशर द्वारा लीज पर लिए हुए हवाई जहाज कबाड़े में जाने लगे। लेकिन माल्या के और भी बुरे दिन की शुरुआत अभी होने वाली थी। माल्या ने बैंकों से जो करीब 7,000 करोड़ का लोन लिया था, अब उन बैंकों ने माल्या का पीछा करना शुरू कर दिया। Years after Lance first said that we would use all available options to recover their loss to Kingfisher Airlines, State Bank of India has finally stamped up and shot in the arrest warrant against Vijay Mallya. माल्या और बैंकों के बीच का रास्ता निकालने के लिए बात होने लगती है, लेकिन वह बातचीत कभी भी सफल नहीं हो सकी। आगे जब माल्या की कंपनियों की जांच शुरू हुई तो कहानी कुछ और ही निकलती है। अभी तक माल्या की कहानी एक ऐसे बेचारे बिजनेसमैन की लगती है जिसका बिजनेसमैन फेल हो गया हो और बैंकों के पीछे लग गई हो, लेकिन कहानी के अंदर जाने पर माल्या के साथ सहानुभूति की जगह नहीं बनती। माल्या सिर्फ लापरवाह इनसेसिबल खर्ची भरते नहीं थे, बल्कि माल्या एक फ्रॉड की तरह बैंकों का पैसा कहीं और यूज कर रहे थे।
किंगफिशर के फेलियर के लिए जो कारण माल्या गिना रहे थे वे कारण मामूली तौर पर जिम्मेदार थे, लेकिन किंगफिशर के फेलियर और बैंकों के पैसे के डूबने के पीछे असली जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि माल्या ही थे। लेकिन ये फ्रॉड आगे की जांच में आ सके वे फ्रॉड क्या थे, माल्या को इन बैंक अधिकारियों ने सैकड़ों करोड़ का लोन क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि माल्या किंगफिशर कंपनी अंदर ही अंदर क्रैश हो चुकी है। माल्या को भारत से भगाने में किसने मदद की, माल्या भारत से भागने में कैसे सफल हुए, बैंकों द्वारा दिए गए किंगफिशर एयरलाइंस के नाम पर दिए गए करोड़ों के लोन को माल्या ने इधर उधर कहा हेरा फेरी की, इन तमाम सवालों के जवाब को टटोलने की कोशिश करेंगे दूसरे एपिसोड में। तो ये दोस्तों पहला एपिसोड था, फिलहाल यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।